सोना में आप सबका स्वागत है। मानस जायसवाल, अमरीश बलिगा और गौरव बिस्सा हमारे साथ है। और एक और स्टॉक जो रहेगा एक्शन में, और वो है एल्केम लैब। जर्मन के रेगुलेटर की तरफ से एक वार्निंग आई है। इन्होंने कहा कि डेटा में थोड़ी बहुत गड़बड़ी पाई गई है। अब हालांकि कंपनी का कहना है कि बड़ी खास बात है नहीं, वहां से रेवेन्यू भी मुश्किल से 2-3% आता है। सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़ा सा नेगेटिव माना जा सकता है। चार्ट पर मानस फटाफट बता दें एल्केम लैब के लिए क्या लेवल्स अहम हैं, और अगर किसी के पास शेयर पड़े हैं, खासतौर से आईपीओ में काफी इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स ने लगाए, तो क्या उनको कोई चिंता करने की बात है? किसी बड़े लेवल के नीचे जाए उस पर नजर रखें, कि अगर उसके नीचे जाए तो निकल जाए, ऐसा कोई लेवल है तो बता दीजिए। देखिए वो स्तर 1250 का होगा। देखिए बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है स्टॉक की। ऐसा लगता है कि 1250 काफी स्ट्रांग सपोर्ट है चार्ट्स पे। शॉर्ट टर्म अगर हम चार्ट्स देखते हैं तो मेरी राय में 1250 पे ही केवल ध्यान देना है। जहां तक बात ऊपर की है, जब तक स्टॉक 1400 1425 के लेवल्स ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज ना हो, यहां पर लॉन्ग नहीं बनाने चाहिए। यहाँ पर तेजी अभी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं मानस? नंबर्स इसके भी आज आने वाले हैं। चार्ट्स पर लग रहा है कि तेजी करके चलना चाहिए नतीजों से पहले क्या? देखिए अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं तो मैं अभी एलआईसी हाउसिंग नहीं खरीदूंगा। मैं या तो करेक्शन पे जब स्टॉक 470 के आसपास आएगा तब खरीदूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 460, और या तो जब हम ब्रेकआउट देखेंगे और जब स्टॉक 490 के ऊपर निकलेगा। ये दो लेवल्स हमें ध्यान रखने हैं कि करेक्शन में बाय करना है और या तो 490 के ऊपर बाय करना है। बट इसी क्षेत्र के और स्टॉक्स देखिए तो मैं समझता हूँ डीएचएफएल एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है जहां पर आप तेजी कर सकते हैं। डीएचएफएल में देख ही रहा था, संदीप बागले भी कह रहे थे। संदीप बागले की पिक में एक और बात बता दूं हेमंत, हमारे तीसरे एक्सपर्ट जो है गौरव बिस्सा, जिनकी पिक्स लेनी बाकी है वो भी आपके सामने रख दूं। गौरव बिस्सा भी कह रहे कि डीएचएफएल खरीदिए। 198 का स्टॉप लॉस गौरव का है और 212 का लक्ष्य। तो आज डीएचएफएल में बड़ा एक्शन होने वाला भाई, इस पर नजर रखिए। सारे एक्सपर्ट बुलिश हो रहे हैं। अच्छा, गेल एक और स्टॉक है जो अभी थोड़ी देर पहले संदीप कह के गए खरीदारी कीजिए, और गेल में खरीदारी करने की राय गौरव बिस्सा भी दे रहे हैं। उनका लक्ष्य 395 का 362 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये कॉमन पिक्स है, लेकिन इसके अलावा 2 पिक्स और है गौरव की खरीदारी के लिहाज से, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इस वक्त खुल चुका है बाजार। चलिए पहले वहां नजर रख लेते हैं कि हमारे क्या हाल है निफ्टी के। 145 अंकों पर अच्छा सेंसेक्स है और 50 अंकों पर निफ्टी है। 7900 के आसपास खुलता हुआ दिख रहा है निफ्टी इस वक्त। इन्फोसिस सिर्फ 10% ऊपर है। और बता दो आपको कि जितने स्टॉक है ना वायदा कारोबार में, उनमें 10% की सर्किट होती है। पहला ट्रेड 10% पर पड़ने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए ट्रेड रुकता है, और मान लीजिए 30 सेकंड 1 मिनट के बाद वो सर्किट खुल जाता है, फिर अगले 5% के लिए, फिर अगले 5% के लिए। तो ये एक सर्किट फिल्टर रखा हुआ है एक्सचेंज ने, ताकि कहीं कोई बड़ा ट्रेड गलत प्राइस पर न चला जाए उस लिहाज से। तो इन्फोसिस अपने पहले सर्किट फिल्टर 10% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। मारुति में है 4% का उछाल, और एचडीएफसी 3.5% ऊपर है। रुपए की चाल पर रखे नजर, एकदम शांत शुरुआत। ऐसा लगता है कि रुपए अभी भी छुट्टी के मूड में, और 4 दिन से तो बंद था करेंसी मार्केट, कल फिर से बंद है। तो ऐसा लगता है कि करेंसी मार्केट के ट्रेडर्स छुट्टी मना रहे हैं, परसों से फुल फ्लेज एक्शन में आएंगे। इस बीच टीसीएस 10% नीचे है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। आईटी दिग्गज दो, एक 10% ऊपर, एक 10% नीचे। देखते हैं प्री ओपनिंग सेशन में ये कहां सेटल होते हैं। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा किसमें ज्यादा दम है, इन्फोसिस ऊपर खींचता है या टीसीएस नीचे की तरफ। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर है ना, बाकी के आईटी शेयर कहां जाते हैं? इन्फोसिस के साथ जाना चाहेंगे या टीसीएस के साथ आज जाना चाहेंगे? और ऐसे ही एक आईटी शेयर है माइंट्री, जो बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं अम्बरीश। और आज नतीजे भी आने वाले। आपके कर्नाटक की कंपनी है ना माइंट्री, बेंगलुरु की कंपनी है। वैसे तो सारी आईटी कंपनी बेंगलुरु की, आप भी कह ही सकते हैं। बताइए माइंट्री नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या करना चाहिए? नतीजे तो अच्छे रहेंगे, क्योंकि इफ यू सी द लास्ट 7-8 क्वार्टर्स कंसिस्टेंटली इट हैज सरप्राइज एनालिस्ट, तो मुझे लगता है कि इस बार भी अच्छे रहेंगे। ओके, चलिए तो अच्छे नतीजे रह सकते हैं। यहां पर माइंट्री के आज इसके नंबर्स आने वाले हैं। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, टीसीएस, माइंट्री, एचओईसी, ये एक और ऐसी कंपनी है जिसके नंबर्स आ जाने वाले हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर रखिएगा। लेकिन नजर रखिएगा आज केन इंडिया जैसे, ओएनजीसी जैसे शेयरों पर भी। ये बताइए, काफी एक्सपेक्टेशंस थी अमरीश की दोहा की जो ये बैठक होगी इसमें प्रोडक्शन फ्रीज हो जाएगा, लेकिन ईरान ने अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं भेजा इसमें, और आज थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। ये बताइए कैसे रीड कर रहे हैं आप इसे, और इसके चलते कौन से सेक्टर्स को फायदा होगा, कौन से सेक्टर्स को नुकसान होगा आज के दिन?
इसके कारण तो क्लियरली आई थिंक द ऑयल प्राइसेस विल करेक्ट, जो हम लोगों ने देखा भी है, थोड़ा बहुत करेक्ट किया है। एंड व्हाट वी हैव सीन इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स की जब भी ऑयल प्राइसेस गो बिलो सर्टेन लेवल, एंड दैट सर्टेन लेवल इज अबाउट $40-45, तो उसके नीचे है अभी हम लोग। इनफैक्ट वी हैव सीन दैट द ग्लोबल मार्केट्स हैव करेक्टेड. So I think even going ahead, because of the oil prices, we could see some correction in the global markets, और उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट शायद हम लोग के मार्केट पे भी पड़ेगा. But if you look at it for India in isolation, overall I think it should be positive, क्योंकि lower oil prices is good for India. लॉन्ग टर्म में तो ऑयल नीचे रहे अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो दिक्कतें हैं उसे हमें झेलना पड़ेगा. चलिए हम बताएं आपको प्री ओपनिंग सेशन कहां सेटल होगा. उससे पहले फटाफट देख लीजिए आज स्टॉक 2020 का मैच. हेमंत तो हमेशा खेलते ही, आज हेमंत के साथ थे नीरज, और कौन से हैं वो 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज जो आज दिखाएंगे कमाल का एक्शन. एक क्विक रिकैप. पूरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आई है. एक गेंदबाज है और बाकी सब बल्लेबाज हैं. शुरुआत करिए आईटी सेक्टर के साथ. इन्फोसिस के दमदार नतीजे और उसके बाद एडीआर में जोरदार उछाल के चलते आप देखिए अब टेक महिंद्रा में भी तेजी देखने को मिलेगी. वैसे भी महिंद्रा ग्रुप के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं. बुधवार को हमने देखा था एमएनएम में 8-9% की रैली बनी थी, तो टेक महिंद्रा के लिए आज अच्छा दिन हो सकता है. मैस्टेक के नतीजे जो आने वाले हैं कल, वो अच्छे रह सकते हैं और एक्सपेक्टेशंस यही रहेगी कम से कम कि अच्छे रहेंगे. तो मिड कैप आईटी सेक्टर के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए. मैस्टेक के साथ साथ फर्स्ट सोर्स पर भी मेरे सिलेक्टर्स की नजर है. छोटी टिकट साइज का ये शेयर है, आईटी सेक्टर को केटर करती है कंपनी, यहां पर भी तेजी कर सकते हैं आप. आज के सत्र में मुथूट फाइनेंशियल्स अर्निंग सीजन के ऊपर देखिए अब नजर रहने वाली है, और जिन कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं जहां पर अच्छे नंबर्स आएंगे वहां पर एक रैली देखने को मिलेगी. मुथूट फाइनेंशियल्स भी नतीजों से पहले अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, और इस हफ्ते 21 तारीख को हिंदुस्तान जिंक के नतीजे भी आने वाले हैं. एक्सपेक्टेशंस यही है कि हिंदुस्तान जिंक भी अच्छे नतीजे पेश करेगा. वैसे भी जनरली हम देखते हैं कि पहले जो नंबर्स आते हैं फर्स्ट हाफ में वो काफी शानदार आते हैं कंपनियों के. हालांकि केन इंडिया के लिए आज खराब खबर है. ओपेक और नॉन ओपेक देशों के बीच में जो बैठक हुई वो बेनतीजा रही. दोहा में जो बैठक हुई जिसके चलते कच्चे तेल में दबाव देखने को मिल रहा है, और आज केन इंडिया प्रेशर में रह सकता है. लेकिन इसी खबर पर अच्छी तेजी दिखा सकते हैं एविएशन शेयर से जुड़ी हुई कंपनियां. जहां जेट और स्पाइस जेट में एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है. वैसे भी माना जा रहा है कि चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे आने वाले हैं. साथ ही जिस तरह से एटीएफ के दाम भी घटे हैं ओवर द वीकेंड, वो भी एक पॉजिटिव खबर है इन कंपनियों के लिए. सेप्को के ऊपर भी नजर रखिए. कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री के आंकड़े जो जिस तरह से अच्छे आ रहे हैं, आप देखिए अशोक लेलैंड 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर छू रहा है, और अशोक लेलैंड की जो बसेज और ट्रक्स की बॉडी बनाने का काम करती है वो सेप्को करती है. यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है. और एचपीसीएल मेरा आखिरी शेयर, यहां पर भी आपको तेजी का ही दाव लगाना चाहिए. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी आज तेजी देखने को मिलेगी. जिस तरह से ओपेक की बैठक का जो आउटकम है वो बेनतीजा रहा है. चलिए मेरी टीम पे आप नजर डालेंगे तो उसमें एक खिलाड़ी हमने रखा है बिकवाली का, वो है टीसीएस. बहुत ऑब्वियस खबर है कि भारी जुर्माना लगाया, उसकी वजह से हैंग रहेगा, पिटाई होगी, और नतीजे भी पोस्ट मार्केट आने, तो वो भी आपको इस पे देखने को मिलेगा. नेगेटिव साइड में ज्यादा चांसेस रहेंगे. अडानी एंटरप्राइजेस करमाइकल माइंस को जो लैंड ओनर्स ने मंजूरी दी माइनिंग के लिए, वो एक पॉजिटिव खबर है. आईटीसी ने अपना सिगरेट प्रोडक्शन फिर से शुरू कर दिया है, तो वो भी एक पॉजिटिव खरीदारी की सलाह होगी. वहीं डीसीबी बैंक बेहद शानदार नतीजे बैंक ने पेश किए हैं, उसको बाजार रिवार्ड करेगा, इसलिए खरीदारी की सलाह होगी. सेरेब्रा, इनका जो ई वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है अप्रैल से शुरू हो रहा है. कंपनी का अनुमान है कि 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेंगे 2 साल के अंदर, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट है. इसमें लगता है खरीदारी की सलाह होनी चाहिए. इन्फोसिस उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं, इसलिए सेक्टर्स लगता है ये आज आपका मार्केट ड्राइवर होगा, खरीदारी करके चले. अनंतराज इंडस्ट्रीज, एक सिलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से माहौल बन रहा है, रेट कट की एक इमीडिएट संभावना बन रही है, तो रियल एस्टेट सेक्टर्स को फायदा हो सकता है. अनंतराज में खरीदारी करें. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट इन्फ्यूजन की खबर खरीदारी करें, और पिनकॉन स्पिरिट्स में बोनस की खबर है उसलिए खरीदारी करें. और पटेल इंजीनियरिंग एक और इंफ्रा छोटी कंपनी जो रडार का सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे एक बेहतरीन मौका है खरीदारी करने का. चलिए तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो इंटरडे में आज आपको मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं. तो एविएशन शेयरों में देखिए अनिल थोड़ी तेजी प्री ओपनिंग सेशन में देखने को मिल रही है. जेट एयरवेज करीब 1.5% ऊपर है. इवन आज कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट हुई है, कुछ पेंट कंपनियों को भी राहत की बात है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी आज तेजी देखने को मिल सकती है. बिल्कुल, तो ये तमाम शेयर भागेंगे इनके दम पर, लेकिन जो 2 सेक्टर्स और भागने वाले कच्चे तेल की कमजोरी की वजह से वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर, और जहां पर
एक्शन दिख सकता है। दूसरा एविएशन शेयर, यहाँ पर तो एक अच्छी खबर ये भी कि एटीएफ के दाम गिरे हैं। ये बताएं गौरव, एक तो जेट एयरवेज खरीदा जाए क्या, और दूसरा एचपीवीपी आईओसी में से कोई पसंद है आपको तो वो भी बताइए। देखिए जेट एयरवेज अच्छा तो लग रहा है। आप अगर डेटा के सबसे पे देखेंगे तो थोड़ा बहुत प्रेशर आपको थोड़े ऊपरी लेवल्स पे देखने मिला है, लेकिन ये लेवल्स भी काफी अच्छे हैं। अगर ये 610 से 620 का सस्टेन करता है तो आपको करंट सीरीज में आपको 670 680 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। फिलहाल जो रुझान है वो तेजी का ही है, बुलिश है। 600 के नीचे ही स्टॉक में वीकनेस आएगी। उसके पहले मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत शॉर्ट बन भी गए तो शॉर्ट कवरिंग अच्छी खासी देखने मिल सकती है। रही बात एचपीसीएल बीपीसीएल आईओसी में से, तो एचपीसीएल अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट दिया है, लॉन्ग्स बंदे देखे जा रहे हैं। और रिस्क रिवॉर्ड की फेवरेबल अगर की बात कीजिए तो मैं आईओसी करूंगा। नहीं चल रहा है, मैंने पिछले भी आपको कहा था कि आईओसी अच्छा लग रहा है, इतना मूवमेंट नहीं दे रहा, लेकिन मुझे लग रहा है करंट सीरीज में आपको 10% का मूवमेंट देखने मिल सकता है। ओके, तो चलिए आईओसी के ऊपर नजर रखनी चाहिए। कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है उसका फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मिलेगा। लेकिन आप देखिए केन इंडिया के लिए खराब खबर है, अब निफ्टी में तो नहीं रहा, आप देखिए करीब 3.5% कमजोरी के साथ केन इंडिया का स्टॉक खुलेगा। इवन ओएनजीसी के लिए ये खराब खबर है, कच्चे तेल का घटना, और ये दोनों स्टॉक्स आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अर्निंग सीजन है, इंडसइंड बैंक के नतीजे बृहस्पतिवार को आने वाले हैं और इसके ऊपर एक ऑप्शन रणनीति बनाई है गौरव ने। गौरव बताइए कैसे अप्रोच किया जाए इंडसइंड बैंक को नतीजों से पहले। देखिए नतीजों के पहले थोड़े वोलेटाइल सेशन आपको देखने मिल सकते हैं। अच्छे खासे लॉन्ग्स बन चुके हैं, ब्रेकआउट आ चुके हैं, ऑप्शंस काफी एक्टिव है। तो जो सेफर स्ट्रेटेजी होगी वो है आप 1000 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं करंट सीरीज का। इसमें आप 25 से 30 के लक्ष्य की उम्मीद आप कर सकते हैं, 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और अगर 980 सस्टेन करता तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ये करंट सीरीज में 1020 से 1030 आपको एक बार दिखा सकता है। चलिए, डबल सेंचुरी मारने के मूड में है सेंसेक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है हमारे आसपास में एशिया में। देखिए ग्लोबल मार्केट्स पे कम और घरेलू संकेतों पर ज्यादा रिएक्ट करने के मूड में एक बार लेकिन देखना तो बनता है हेमंत की 472 अंक नीचे निक्केई है 0.3% नीचे, शंघाई 1.25% नीचे, हांगकांग 1.25% नीचे, कोरिया 0.5% नीचे, फिलीपींस 1% नीचे, ताइवान 0.5% नीचे, और मेरे ख्याल से स्ट्रेट टाइम्स 1% नीचे। सारे बाजार एक तरफ और भारतीय मार्केट्स एक तरफ आज हम तेजी में हैं। तो 7,900 के पार निकलने की तैयारी, मेरा तो लेवल 7,925 का है अल्टीमेट टारगेट, और हमारे ज्यादातर एक्सपर्ट भी 7,900 7,950 की रेंज में यहां पर खुलने की तैयारी करते हुए दिख रहा है। अच्छा मानस, ये बताएं अगर 7,908 यही ओपनिंग हो तो ओपनिंग पे खुलते पहली टिक पर ट्रेड क्या होगा आपका निफ्टी का? देखिए अगर 7,900 के आसपास ओपन होता है तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा इंतजार करें। जब भी निफ्टी करेक्ट हो और 7860 7870 की रेंज में आए तो वहां पर खरीदारी करें। देखिए पहला टारगेट जितना मैं समझता हूँ कि 79 72 के आसपास होना चाहिए, तो बेहतर यही रहेगा कि करेक्शन में बाय करें और अपना स्टॉप लॉस 7775 पे लगाएं। और ये बताइए कि टीसीएस अगर 3% की कमजोरी के साथ खुलता है तो क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि कंपनी तो कह रही है कि देखिए उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और जो ऑर्डर आया है 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का जो हर्जाना इनको देने की बात यूएस के कोर्ट ने कही है, माना यही जा रहा है कि अब ये चुनौती देंगे उस ऑर्डर को भी। तो क्या 3% खुलने के बाद नीचे टीसीएस में खरीदारी करना चाहेंगे माना साहब? बिल्कुल खरीदारी करना चाहेंगे क्योंकि जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो चुका है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स चार्ट्स पे क्लियरली देखे जा रहे हैं। तो अगर 3% नीचे ओपन होता है तो मैं समझता हूं कि जब तक स्टॉक 23-25 के लेवल्स ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज ना हो तब तक तो हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर स्टॉक करेक्ट होता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो कम से कम 2700-2725 के आसपास होगा। ओके, चलिए तो इंटरेस्टिंग है। टीसीएस देखिए नीचे खुलेगा और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि खुलते ही खरीद लेना चाहिए। जो ट्रेडर्स पढ़ाई करते हैं और बड़ी इवेंट के पहले तैयार होकर जाते हैं उनके लिए आज बहुत बेहतरीन दिन है। वो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इन्फोसिस में नतीजों के पहले पूरी तेजी की पोजीशन बनी थी और टीसीएस में मंदी की पोजीशन बनी थी। लोगों को ये लगता है कि टीसीएस अंडर परफॉर्म करेगा, इसलिए वायदा कारोबार के पूरे आंकड़े उस तरह से। अब आप देखिए इन्फोसिस तो गैप से खुल ही रहा है। अच्छा टीसीएस के नतीजे पर तो रिएक्शन परसों होना है बिल्कुल, लेकिन उससे पहले ये खबर आ गई। तो आज जिन लोगों ने ये पेयर स्ट्रेटेजी बनाई
उनकी तो बल्ले बल्ले हुई, क्योंकि देखिए इधर मिल रहे हैं 7% उनको इन्फोसिस पे और 3% मिल रहा है टीसीएस में, तो 10% का मुनाफा वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए। अभी हफ्ते के पहले दिन तो जिन्होंने वो स्ट्रेटेजी सोच समझकर पढ़ लिखकर पुराने 6 क्वार्टर के रिजल्ट देखकर ये बनाइए कि अगर इन्फोसिस खरीदना है तो सामने टीसीएस शॉर्ट करके जाइए। और ये वैसे भी इसलिए भी बनता है कि जनरली अगर समझिए इन्फोसिस के नतीजे खराब भी होते तो फिर इन्फोसिस अगर खराब होता तो टीसीएस वैसे ही गिर जाता। तो इसलिए लोग जो हेजिंग करके गए उन्हें आज बड़ा मुनाफा दोनों तरफ होने वाला है। लगातार देखिए अंडर परफॉर्म कर रहा है, इन्फोसिस के नतीजे लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं और इस बार फिर से वो सीएनबीसी आवाज की बादशाहत कायम है, वैसे ही इन्फोसिस की बादशाहत भी देखिए कायम है। बिल्कुल। तो आज मतलब आईटी ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने ढंग से थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनाई उनके लिए काफी अच्छे मुनाफे का दिन बन सकता है। अब एक और स्टॉक अदानी एंटरप्राइजेस, गौरव बताएं, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को खरीदना चाहिए क्या? फाइनल मंजूरी कार्माइकल माइंस के लिए इन्हें मिल चुकी है, अब वहां पर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, ये पॉजिटिव खबर है। देखिए ओपनिंग पे डिपेंड करता है, अगर 2 या 3% की ओपनिंग है तो मेरे हिसाब से आप ले सकते हैं, फिर भी आपको बाइंग का एक मौका मिल जाएगा। ये लेवल से 90-92 के लेवल से एक बार आ सकते हैं तो आप थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हैं। अगर 82-83 तक आ रहा है तो आप 78-79 का स्टॉप लॉस से, लेकिन अगर 6 या 7% की ओपनिंग अगर होती है तकरीबन, तब मैं कहूंगा मतलब पहले 5 से 10 मिनट में अगर 6-7% बढ़ गया है तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि एक रेंज में ही है। ओवरऑल अगर कहीं बात की जाए तो 90 है, वो रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है और 75 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट भी है, तो ओवरऑल रेंज बाउंड ट्रेड है। तो लेवल्स के हिसाब से प्ले कीजिए, अगर आपको 80-82 तक मिल रहा है तब आप बाय कर सकते हैं। 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, आपको 88 से 90 रुपीज आपको आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। तो ये है राय इस वक्त। लेकिन एक और स्टॉक जिस पर मैं राय लेना चाहता हूं और वो है यहाँ पर आईटीसी का। आईटीसी के चार्ट्स पर फटाफट मानस बता दें, कहीं कोई तेजी का मौका बनता है? प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, अब ये फाइनल खबर आ गई है। देखिए जरूर हमें लास्ट सेशन में बाउंड बैक देखने को मिला, बट वहां पर वॉल्यूम्स नहीं थे। मैं समझता हूं जब तक 340 के लेवल्स ब्रेक ना हो आईटीसी में लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, और अगर एफएमसीजी में रहना ही है तो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, वो ज्यादा बेहतरीन चाह सकते हैं। ओके, लीवर बेटर है आईटीसी के मुकाबले में, ये राय है इस वक्त साफ तौर पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। जो स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं मैं बता दूं आपको प्री ओपनिंग सेशन में कहां आपको एक्शन पर नजर रखनी चाहिए, जहां पर आज खबरों के दम पर एक्शन होने वाला है। आप देखिए डीसीबी, ये स्टॉक आपके रडार पर लेकर आएंगे। यहां पर नतीजों के बाद एक अच्छी मजबूत शुरुआत होने के संकेत, 7% ऊपर है। सेप्को ये 10% ऊपर दिख रहा है, मेरे ख्याल से हेमंत की टीम में ये शामिल था। चलिए पहले टिक आ चुके 222 अंक ऊपर शुरुआत होती दिखी है। सेंसेक्स के डबल सेंचुरी मारता हुआ 7,900 के इंटरेस्टिंग और अहम लेवल पर शुरुआत की है निफ्टी ने। हालांकि मिड कैप शेयर एकदम फ्लैट है, बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट है, और देखते हैं कि ऊपरी स्तर पर ये टिक पाता है या प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन इनकी आज का स्टार परफॉर्मर, क्या दमदार शुरुआत हुई, 8% मजबूत खुला है, तो एडीआर की तेजी यहां पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। भारतीय इंफ्राटेल 3% ऊपर, टेक महिंद्रा 2% ऊपर, एचसीएल टेक 1.5% ऊपर, ये तमाम शेयर मजबूत है। मजबूती और बढ़ सकती थी, टीसीएस ने कम किया है 3% के नुकसान के साथ। इनफैक्ट टीसीएस का नुकसान काफी लिमिटेड है, 2%। कोटक महिंद्रा बैंक क्यों गिरा है? 3.5% कोटक महिंद्रा बैंक नीचे। कोई बड़े सौदे होते दिख रहे हैं जी? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक की 3% की कमजोरी सरप्राइजिंग है। ऐसी कोई खबर हमने सुनी नहीं जिसकी वजह से इतना गैप से कोटक महिंद्रा बैंक, तो इस स्टॉक पर हम नजर रखेंगे। लेकिन फिलहाल तब तक दूसरे स्टॉक जो कमजोर हो रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई 1.5% नीचे, तो बैंक निफ्टी पर दबाव। बैंक निफ्टी 100 अंक नीचे है, 1% नीचे बैंक निफ्टी हो चुका है। दरअसल आप देखिए जिस तरह से बैंकों ने पंजाब की सरकार को कर्ज दिया था और अब आरबीआई कह रहा है कि उस कर्ज को आप एनपीए डिक्लेयर करें। 2,600 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है और बैंकों को वो एनपीए डिक्लेयर करना पड़ सकता है। और आज एक इंपॉर्टेंट बैठक भी होने वाली है आरबीआई और बैंकों के बीच में, तो वो एक बड़ा हैंगओवर है जो बैंकिंग स्टॉक्स को देखिए ऊपर जाने के लिए नहीं आज दे रहा है। तो ये खबर के चलते आप देखिए बैंक निफ्टी नीचे है, लेकिन आज पूरी की पूरी तेजी अगर एक शेयर ने की है तो वो शायद इन्फोसिस ने करी। एब्सोल्युटली लीडरशिप, दमदार लीडरशिप। लेकिन कच्चे तेल की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं दो सेक्टर जो हमने शुरुआत में भी आपको कहा। पहले तो देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयर में एचपीवीपी, आईओसी, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस है इन शेयरों की, 2-3% मजबूत, और साथ ही जेट एयरवेज 2% का बड़ा उछाल। आईटीसी 1.5% मजबूत है, और दीवान हाउसिंग फाइनेंस, हमारे सारे एक्सपर्ट्स ऐसे ही थोड़ी आपको कहने की खरीदिए, 1.5% मजबूत खुला है ये स्टॉक भी।
कैश मार्केट के कुछ स्टॉक्स जो दमदार तेजी दिखा रहे हैं। डीसीबी 8% ऊपर, सेबको आपकी टीम में ये शामिल था हेमंत? आज का फ्री हिट था। फ्री हिट जैसा ही प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है, 8% ये ऊपर मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो यहां पर भी एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। वीएसटी टीलर्स जिसकी रिकमेंडेशन दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट अमरीश बलिगा पिछले हफ्ते से, आज फिर से 2% मजबूत खुला। और सोचिए आप, अगर 1% पौन परसेंट नीचे बैंक निफ्टी ना हो तो निफ्टी क्या होती थी। तो 7,900 के हाई लगाने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है। 7,912 का आज का हाई है और अब दिन के लो पॉइंट। दरअसल पीएसयू बैंकों में ज्यादा बड़ी गिरावट है। कोटक महिंद्रा बैंक तो गिरा ही है, लेकिन आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 2.5% नीचे, एसबीआई 2% नीचे है, एचडीएफसी जैसे हैवी वेट भी प्रेशर में है। तो बैंकिंग स्टॉक्स देखिए दबाव में कारोबार इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि वो बड़ा हैंगओवर अब उनके ऊपर बनता हुआ दिख रहा है। दरअसल बड़ा घोटाला है। देखिए बैंकों ने कर्ज दिया पंजाब सरकार को और पंजाब सरकार को खरीदने थे अनाज, और अनाज दरअसल गोदामों में था नहीं। तो ये एक बड़ी खबर है जिसके ऊपर सीएनबीसी आवाज ने आपको ओवर द वीकेंड भी पूरा कवरेज दिया और आप देखिए आज दबाव के साथ यहां पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। कच्चे तेल में जिस तरह से भारी गिरावट देखने को मिली है, केन और ओएनजीसी ये दोनों ऐसे स्टॉक्स हैं जो बड़ा कट दिखा रहे हैं। केन देखिए 5% नीचे, ओएनजीसी देखिए 3% नीचे है। और ट्रेडर्स मानकर चल रहे थे कि शायद ओपेक और नॉन ओपेक देशों की जो बैठक दोहा में हुई उसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा, प्रोडक्शन फ्रीज होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए यहां गिरावट देखने को मिल रही है। डीसीबी जैसे शेयर बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए। और एक और सेक्टर जो मजबूत है वो है टेलीकॉम सेक्टर। आइडिया देखिए 6% ऊपर, भारती 3.5% ऊपर, इवन भारतीय इंफ्राटेल में देखिए 6% तक की तेजी देखने को मिल रही है। तो एविएशन शेयर मजबूत है, पेंट शेयर मजबूत है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही है और आईटी शेयरों में अच्छी खासी रैली। आईटीसी भी देखिए ये एक बड़ा हैवी वेट है जो 2% मजबूत इसलिए है क्योंकि वापस से सिगरेट प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। और मैं मान रहा हूं ये दो स्टॉक्स हैं आईटीसी और इन्फोसिस। अगर आप कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट देखें तो आप पाएंगे सबसे ज्यादा तेजी भरने का काम दरअसल यही दोनों शेयर कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए बाकी शेयरों में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहा है और अब नीचे आ रहा है। असल में बैंक निफ्टी आज का कल्प्रिट है गिरावट। बहुत बढ़िया लेवल था 7,900 शायद शॉर्ट करने के लिए, 7,925 के स्टॉप लॉस के साथ। तो इतनी गैप अप ओपनिंग के बाद जो हम सुबह बात कर रहे थे वो सही होता दिख रहा है। माइंट्री जैसा कि अमरीश कह रहे थे कि खरीदिए, सिर्फ 3.5% ऊपर है 3.5 मिनट के अंदर अंदर। तो यहां पर दमदार तेजी होती दिख रही है और पूरी मेहनत और पूरी रिसर्च करके आते हैं हमारे एक्सपर्ट, फिर आपको राय देते हैं कि क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए। भारतीय इंफ्राटेल और ये माइंट्री भी आपने पहले आज टीम में शामिल था। तो वाह अमरीश, डीसीबी बुधवार का स्टॉक, आज का माइंट्री, क्या बात है मतलब। तो अमरीश अब क्या किया जाए, 3.5% आप दोनों ने मिलकर भगाया है इस शेयर को। होल्ड तो करना चाहिए। आई थिंक जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के बाद शायद वी कुड सी अ मूवमेंट लाइक व्हाट वी सीन इन इन्फोसिस। चलिए, तो यहाँ पर ये स्टॉक बड़ा दमदार प्रदर्शन करता हुआ दिखा है। टेलीकॉम स्टॉक्स पर नजर रखिए, कुछ बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। भारतीय इंफ्राटेल तो देखिए एक चीज है, निफ्टी में आ ही चुका है, लेकिन आइडिया और भारतीय एयरटेल भी काफी मजबूत। इस बीच चलिए फिसल गया निफ्टी। तो हेमंत 7,900 पर शॉर्ट करने का जो इंट्राडे का पहला टारगेट था 7,850 आ गया है। बिल्कुल आप कह रहे थे 7,900 से ज्यादा ऊपर की तेजी नहीं है, मुमकिन नहीं है। 7,925 के ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल है। आपने आज प्रोग्राम की शुरुआत में ही ये कह दिया था। अब तो नीचे में खरीदारी देखनी चाहिए। तो पूछते हैं कि खरीदारी का मौका किस लेवल के आसपास है। या बताइए चार्ट पर कैसा लगता है यहाँ पर मानस आपको, इस समय अगर एक ट्रेड लेना हो बाजार पर तो किस तरफ होगा? क्या आप इस डिप को खरीदेंगे या आपको लगता है और नीचे आएंगे तब वहां पर खरीदारी बनती है? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर ऐसा इंटरडे में करेक्शन आता है और निफ्टी 7850 7860 की रेंज में आता है तो बिल्कुल खरीदारी के अवसर है। मेरे हिसाब से 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 7775 के आसपास है, अब वो काफी स्ट्रांग सपोर्ट है और उसके नीचे जाना शायद डिफिकल्ट होगा निफ्टी के लिए। इसलिए मेरी राय में यहाँ पर खरीदारी करें, 7775 का स्टॉप लॉस रखें और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आज का जो हाई बना है 7910 के आसपास, वो शायद 1 से 2 दिनों में निफ्टी ब्रेक करेगा और कोशिश करेगा 72 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। ओके, और इस बीच बैंक निफ्टी पर रखी नजर, 250 अंकों का बड़ा कट आता दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर बड़ी गिरावट है। तो ये पंजाब वाला मामला काफी भारी पड़ता हुआ दिख रहा है लगता है बैंकों पर, क्योंकि जिस तरह से बैंकों ने रिएक्शन दिया है
ये मामला छोटा नहीं है, ये साफ तौर पर बैंक्स का रिएक्शन दिखा रहा है। गवर्नर साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनको एनपीए डिक्लेयर करो। अब देखना होगा इस बार के नतीजों में ये इसको एनपीए डिक्लेयर करते हैं और ये नंबर्स कहीं और कमजोर तो ना हो जाए, और बाकी के राज्यों ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है, क्योंकि उनको भी कर दिया गया, तो ये एक लोग थोड़ा डर रहे हैं। इस बड़े राज्य ने जिस तरह से प्रदर्शन का काम किया है उसके चलते थोड़ा सा डर फैल गया। आपने कैसे रीड किया अम्बरीश इस खबर को? अब क्या लग रहा है बैंकों में? आप देखिए तेज गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। ये तो क्लियरली तो नेगेटिव खबर है, एंड इफ दे हैव टू प्रोवाइड आई मीन फॉर द मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स, तो क्लियरली द मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स विल बी पुअरर देन जो हम लोग सोच रहे हैं। एंड क्लियरली आई मीन दिस ऑल्सो ओपन्स अप अनदर न्यू एरिया कि कहां तक और एनपीए बढ़ने वाले हैं। सो आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग वी कुड सी सम मोर करेक्शन एंड सम मोर वीकनेस। कुछ और कमजोरी, कुछ और वीकनेस हो सकती है। 16,000 अहम लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, उसके बेहद नजदीक पहुंचता हुआ दिख रहा है। मानस, इस माहौल में क्या खरीदारी का मौका देखा जाए या डर लग रहा है छोड़ दे? देखिए, मैं केवल इतना समझता हूं कि आज का जो गिरावट है वो केवल एक करेक्शन है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में काफी बड़ा सपोर्ट 15,800 के आसपास दिखता है, तो मेरी राय में तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 15,800 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब स्टॉक अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 16,350 के आसपास है वो ब्रेक करेगा, तो वहां से कम 500 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में जरूर देखने को मिलेगी। ओके, चलिए तो नजर रखिए बैंक्स पर, क्योंकि इन्होंने ही दरअसल बाजार का मूड आज खराब किया है। और आप देखिए ओएनजीसी के इंडिया जैसे शेयर भी दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। एफएनओ में आप देखिए पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओबीसी, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, टॉप 10 लूजर्स में करीब 9 ऐसे बैंक्स हैं जो दबाव में हैं, और इन 9 में से 8 तो कम से कम पीएसयू बैंक्स है। तो साफ तौर पर पीएसयू बैंक्स के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिख रहा है। हेमंत, सिर्फ 2 ही बैंक हरे निशान में है, लक्ष्मी विलास बैंक और सिटी यूनियन बैंक, जो मतलब पंजाब से बहुत दूर दूर कारोबार करते हैं, कहीं साउथ में उधर उस तरफ। इसलिए ये 2 बैंक ऐसे हैं जो खाली हरे निशान में दिख रहे हैं, बाकी सारे के सारे मार जलते हुए दिख रहे हैं। चलिए, थोड़ी स्टेबिलिटी हो रही है, 7,850 के नीचे जल्दी जाने के मूड में नहीं है निफ्टी, ये एक अच्छा संकेत है। 7,842 का लो है, तो जो 7,850 और 7,900 की जो हमने लेवल देते हैं उससे 8 पॉइंट नीचे गया है, 12 पॉइंट ऊपर गया है। ये 50 पॉइंट की रेंज अभी तक मेंटेन रखी, लेकिन अभी तक घबराने की जरूरत तो है नहीं जब तक 7,800 ना तोड़े। चलिए, अब छोड़ते हैं इनको बैंक्स को और अब फोकस करते हैं शॉर्ट साइड पर। अगर कहीं कोई मौका है गौरव, ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर में, क्योंकि कैन 4.5% गिरने के बाद और ओएनजीसी 3.5% गिरने के बाद भी कहीं कोई मंदी की पोजीशन बनानी चाहिए या देर हो चुकी है अब? देखिए, केन है उसमें 142, 145 का अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पे मैं अभी फिलहाल तो सलाह नहीं दूंगा। सेल ऑन राइज कैंडिडेट जरूर है केन इंडिया, ऊपर की तरफ आता है तो। और रही बात ओएनजीसी की, थोड़ा मौके आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ओएनजीसी में भी यहाँ पे 206, 205 की जगह ट्रेड होता है, तो काफी प्रेशर आपको आ सकता है और एक बार स्टॉक वापस 195 की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे अगर किसी को ओएनजीसी में अगर शॉर्ट करना है तो 209, 210 के स्टॉप लॉस से आप 3 या 4 रुपए के स्टॉप लॉस से आप सेल कर सकते हैं। 198 से 195 के आपस में लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं। राइट, चलिए तो ओएनजीसी देखिए दबाव में आज कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेज, हम आपको बता रहे थे टॉप 5 में कि स्टॉक पर नजर रखिए, अच्छी खबर है। अनिल भी कह रहे थे कारमाइकल माइन जो थी उसको अब देखिए उसके लिए आसान हो रही है आगे की स्थिति। 3% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। गर्मी बहुत है, आप देखिए वोल्टास जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बिक्री जो है वो एसीज की, कूलर्स की काफी बढ़ती हुई दिख रही है। ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे सेक्टर को, क्योंकि मानसून का भी फोरकास्ट किया है, मानसून आना अभी थोड़ा बाकी है। क्या जब तक बारिश हो नहीं जाती तब तक ये स्टॉक्स और अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं? करना तो चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से एसी का जो डिमांड है काफी बढ़ रहा है, एंड आई थिंक दिस जो समर है इट विल कंटिन्यू एटलीस्ट टिल जून, मिडिल जून एंड इन एटलीस्ट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स लाइक वोल्टास शुड कंटिन्यू डूइंग मच बेटर, और मुझे लगता है कि यहाँ से भी इट कैन स्टिल गो अप बाय 30-35 रुपीज में। 40 डिग्री तक देखिए पारा चलता हुआ दिख रहा है। गर्मी एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है माहौल की, एक्सट्रीम गर्मी है, बारिश भी अच्छी होगी। तमाम सेक्टर्स जिनको गर्मी से फायदा होता है वो भी चल रहे हैं सेक्टर, जिनको मानसून से फायदा होता है वो भी चल रहे हैं। और अमरीश के पास
ऐसे हर चीज के लिए कोई न कोई स्टॉक आपके लिए है ही। जैसे अमरीश ने पिछले हफ्ते भी बोला, आज भी बोल रहे हैं, मानसून से जुड़े हुए तमाम शेयर और उनमें अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। जेएन इरिगेशन, वीएसटी टीलर्स की जो बात की थी। अच्छा, अब जो स्टॉक्स थोड़े और एक्शन में बढ़ते हुए दिख रहे हैं उन पर राय ले ली जाए। डीसीबी 89 के आसपास खुला है इस वक्त। अब इस गैप अप ओपनिंग के बाद इस लेवल पर क्या राय रखते हैं आप, बताएं। मानस, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल खरीदेंगे। देखिए, ये जरूर है कि 6% ऊपर है और वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने का एक बड़ा रीजन ये है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज मेरे ख्याल से 91.30 के आसपास है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिले, स्टॉक थोड़ा और करेक्ट हो और 86-85 की रेंज में आए, तब तो बिल्कुल खरीदारी के मौके दिखते हैं चार्ट पे। जैसे मैंने पहले बताया था कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 79 है वो एक स्ट्रांग सपोर्ट है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक होगा, स्टॉक कोशिश करेगा 105-110 की रेंज में आने के लिए। फार्मा पर भी नजर रखिए। देखिए 5% की बड़ी गिरावट ये शेयर इस समय दिखा रहा है। यूएस एफडीए ने कुछ 4 ऑब्जर्वेशंस पेश किए हैं ताल्लुक का प्लांट से रिलेटेड। अब आप देखिए एलेम्बिक फार्मा की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से एलेम्बिक फार्मा का शेयर इस समय एलेम्बिक फार्मा नया स्टॉक शामिल हुआ है इस लिस्ट में। हर बार आप देखिए यूएसएफडीए की जैसे ही भनक लगती है किसी खबर पर, आप देखिए अब तेज गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने तक ये स्टेबल था, लेकिन ये खबर आते ही कि यूएसएफडीए ने कंपनी के तालुका प्लांट में 4 गड़बड़ियां पाई हैं, अब 7% नीचे। तो आज सुबह का एक बड़ा एक्सीडेंट एलेम्बिक फार्मा, चार्ट देखकर बताइए कैसा लग रहा है मानस आपको, ये कहां तक जा सकता है? देखिए चार्ट तो बहुत खराब लगते हैं क्योंकि पिछले दिनों ही स्टॉक ने अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया। कंसोलिडेशन देखा जा रहा था 650 और 575 की रेंज में, बट ये लेवल्स ब्रेक हो गए और आज जिस तरह की गिरावट है आप मान के चल सकते हैं कि नीचे कम से कम 490-485 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कोई उछाल मिल जाए और 530-535 के आसपास स्टॉक आ जाए तो वो बिल्कुल एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग ट्रेडर्स के लिए। चीज तो पक्की है, फार्मा शेयरों में किसी भी तरह की नेगेटिव खबर होना हेमंत, मिनिमम 5% का मूव तो बनता कम से कम, तो वही हो रहा है। देखिए एल्केम लैब जो हम कह रहे थे मुश्किल से 2-3% रेवेन्यू जर्मनी से आता है। अच्छा, इतनी बड़ी सीरियस बात नहीं है, लेकिन बाजार को तो पीटना है। 6% नीचे एल्केम लैब है और एलेम्बिक बात करते करते साथ आप देखिए यूएस रेगुलेटर का नाम, यूएस के कोर्ट का नाम जहां जहां आता है, आईटी कंपनियां देखिए अब। अच्छा, अभी तो रेगुलेटर भी इतने हैं, यूएस के, यूके के एमएचआर है। अभी जर्मनी के तो हमने पहली बार ही सुने कि जर्मनी के भी रेगुलेटर इस तरह की चेतावनियां देते हैं, वो भारत में भी बिक रही है। आप सोचिए भारत के रेगुलेटर्स भी एक्टिव होते हुए दिख रहे थे कुछ दिनों पहले। अमरीश क्या कर रहे हैं इन शेयरों में? दोनों एल्केम और एलेम्बिक फार्मा 6-7% दोनों नीचे है। मैं ये तो पूछ नहीं रहा आपको कि खरीदें या नहीं खरीदें, जिन लोगों के पास हैं पड़े। अच्छा, जनरली हम सब लोग ये मानते हैं कि फार्मा शेयर सेफ है, दिक्कत वाली बात नहीं है, कैसा भी माहौल रो दवाएं तो बिकेगी। अब ये इस तरह की जो दिक्कतें आती है क्या करना चाहिए? नहीं, अभी तो सेफ नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने देखा है कि रेगुलेटर्स आर गेटिंग ओवर एंथुजियास्टिक अबाउट दिस होल थिंग, तो मुझे लगता है कि आई मीन इफ वन हैज बॉट इन द लास्ट 3-4 years और इवन इफ वन हैज बॉट इन द लास्ट 6 months, आई वुड से कट योर लॉसेस, या जिन्होंने 3-4 साल पहले लिया हो एटलीस्ट बुक सम प्रॉफिट्स, इफ नॉट सेल द होल थिंग एटलीस्ट बुक सम प्रॉफिट्स, क्योंकि ये जो प्रेशर है चलने वाला है एटलीस्ट इन द फोर्सेबल फ्यूचर। व्हेन आई से फोर्सेबल फ्यूचर इज एटलीस्ट द नेक्स्ट 4 to 6 quarters मोर ये प्रेशर चलेगा। एंड स्पेशली टॉकिंग ऑफ एल्केम, आई डोंट थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रेवेन्यू। उन लोग बोल सकते हैं कि रेवेन्यू केवल 2% है, बट देन आई थिंक इट्स अ बिगर क्वेश्चन ऑफ एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बिल्कुल, तो ये गहरी बात कही अमरीश ने कि दिक्कत जो है वो एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर है, क्योंकि 2% रेवेन्यू आता है तो इतना शेयर का गिरना दरअसल बनता नहीं है। शुक्रिया अमरीश आपका इस जानकारी के लिए। गौरव, मानस, आप दोनों का भी धन्यवाद आज शो में जुड़कर तमाम शेयरों पर अपनी राय हमें बताने के लिए। लेकिन आज का जो बड़ा एक्सीडेंट है वो एल्केम में तो है ही, आप देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में है और एक इंपॉर्टेंट बैठक भी आज होने वाली है बैंक्स और आरबीआई के बीच में। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? दरअसल इतनी तेज गिरावट क्यों देखने को मिल रही है बैंकिंग शेयरों में और खासकर पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी जुड़ चुके हैं। नीरज, पूरा मामला एक्सप्लेन करिए कि दिक्कत क्या है, पंजाब सरकार ने क्या गड़बड़ी करी है? देखिए, बैंकों के लिए एक बड़ी दिक्कत है कि उनका पैसा अगर किसी भी कारण से फंसता है तो वो एनपीए की नजर शक्ल में नजर आता है। पंजाब में जो फूड ग्रेन की परचेज होती है उसके लिए सरकारी बैंकों से बड़ी लोन की रकम गई, 12,000 से 20,000 करोड़ तक की रकम की बात हो रही है कि ये लोन दिया गया। लेकिन इसके एवज में जो अंडरलाइंग एसेट होनी चाहिए थी गोदामों में अनाज, वो नहीं है।
तो अब समस्या ये होगी कि ये लोन किस बिना पे दिया गया जब अंडरलाइंग एसेट ही नहीं है। तो आरबीआई ने एक डायरेक्टिव दिया कि जो पूरी रकम है आप इसको एनपीए के तौर पे डिक्लेयर करिए। ये बैंकों के लिए एक बड़ा हिट है। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि अंडरलाइंग एसेट नहीं दिख रही है। एक तरीके से इसको घोटाला कहा जा रहा है कि अनाज नहीं और आपने लोन उसके लिए किया। अब समस्या ये है कि उस पूरी रकम को बैंक ये कह रहे हैं कि सॉवरेन गारंटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की तो वो रिकवर हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर एसेट नहीं है और एनपीए बन रहा है तो आपको बुक में दिखाना पड़ेगा, जो आरबीआई इंसिस्ट कर रहा है कि आप उसको दिखाइए। इस वजह से बैंकों में बड़ी दिक्कत है और एसबीआई के नेतृत्व सहित तमाम सारे बैंकों जो सरकारी बैंक हैं उनके ऊपर यह हिट आने वाला है। अब एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी जिसमें यह तय होगा कि इस मामले को कैसे रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि सॉवरेन गारंटी भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है इसका। और एक बात तो तय है नीरज की बाजार इसे बड़ा सीरियसली ले रहा है। इतना छोटा मामला नहीं है। जिस तरह से बैंकिंग शेयर ने आज रिएक्शन दिया है, लोगों को लग रहा है कि कहीं इस तिमाही के नतीजे और फिर से नए राइट ऑफ ना देखने को मिले। बिल्कुल, जो आरबीआई कह रहा है कि मार्च क्वार्टर और उसके बाद जून क्वार्टर में आप इसको डिक्लेयर करिए। तो मार्च क्वार्टर में डिक्लेयर करने का मतलब है कि जब अब नतीजे आप Q4 के देंगे, एनुअल रिजल्ट्स आएंगे, उसमें आपको ये दिखाना पड़ेगा। अगर आप दिखाते हैं तो एक सीरियस हिट आएगा। और रोज रोज एक जो नए रिकवरी के मामले सामने आ रहे हैं, आज ही कई अखबारों में खबर छपी है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं जिनमें रिकवरी होनी है। तो निश्चित तौर पर बैंकों के लिए एक बड़ी दिक्कत है और आरबीआई जिस तरीके से सख्ती इस समय अपना रहा है उसको देख के बैंकों के लिए ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा एसेट वो बचाएं या किसको डिक्लेयर करें। ओके, अच्छा नीरज, एक और दिल्ली में बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है आज। ऑड इवन फिर से लागू हुआ है 15 अप्रैल से। तो पिछला हफ्ता तो चलो लंबा वीकेंड था, छुट्टियों वाला मामला था, लेकिन क्या आज पक्का टेस्ट होने वाला है? किस तरह का मामला रहता है, बताइए, क्या फीडबैक मिल रहा है उसके लिए? देखिए, छुट्टी थी इस वजह से बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन निश्चित तौर पे जब फुल फ्लेजेड पीक आवर्स में लोग निकलेंगे अपने अपने घरों से ट्रैफिक, तो थोड़ा सा इसका रियल टेस्ट होगा। लेकिन अनिल जी, पिछला जो हुआ था वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसमें जो लोगों का फीडबैक था कि भाई सक्सेसफुल तो था वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ईज हुआ था ट्रैफिक में, सड़कों पे कम लोग दिखे थे। तो वो 15 दिन का जो ट्रायल था उससे आमतौर पे लोगों में कहीं नाराजगी नहीं दिखी, बल्कि उससे लोग प्रसन्न नहीं थे। अब आज देखना है कि आज पहला वर्किंग डे है फुल फ्लेजेड, तो उसमें लोगों का रिएक्शन क्या होगा। हमारे संवाददाता लगे हुए इस पल पल की खबर को ट्रैक करने के लिए कि क्या रिएक्शन है। नीरज, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं ही एक्चुअली, प्रज्ञा सिंह इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ हैं। उन्हीं से पूछा जाए कि दिल्ली में क्या हाल है। बताएं प्रज्ञा। मैं इस वक्त अक्षरधाम में हूँ और मैं गुड़गांव से अक्षरधाम मेट्रो से ही आई हूँ। मेट्रो में आमतौर पे इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती है जितनी कि आज मुझे देखने को मिली थी। सीट्स तो ऑक्यूपाइड थी ही, कई सारे लोग आज खड़े भी थे। और ये जो पीक आवर्स है इसमें मेट्रो आमतौर पर भी काफी भरी हुई रहती है। और आज चूंकि मंडे है, एक वर्किंग डे है, इसलिए आज तो काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ थी। हालांकि सैटरडे को भी मैं मेट्रो से ही ऑफिस से घर गई थी। 8 बजे के बाद रात के अगर आप देखें तो दिल्ली की जो मेट्रो है वो आमतौर पर खाली हो जाती है, लेकिन उस दिन मुझे काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी। मैंने मेट्रो अधिकारियों से बात की थी। उनका कहना था कि शनिवार को आमतौर पर 16 लाख लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, लेकिन गए शनिवार को करीब 18 लाख लोगों ने मेट्रो ली थी और इसीलिए इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। एक और वजह भी है कि लोग यहाँ पे बसेस से ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस चिलचिलाती हुई धूप और गर्मी में मेट्रो में उनको ज्यादा सहूलियत हो रही है। लोगों का कहना है कि मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर है, इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बसेस हैं वो कंपैरेटिवली खाली जा रही हैं। हालांकि जो मेट्रो का फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। नई ट्रिप्स भी ऐड की गई है मेट्रो में, 56 नई ट्रिप्स, लेकिन उसका भी फायदा पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा है लोगों को। हालांकि जो दिल्ली की सड़कें हैं वो जरूर खाली हो गई हैं। ट्रैफिक बहुत ज्यादा घट गया है। अक्षरधाम फ्लाईओवर पर हम मौजूद हैं फिलहाल और यहाँ पे ट्रैफिक आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। रनिंग ट्रैफिक है एक तरह से आप कह सकते हैं और लोगों को जरा भी इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। ये चूंकि पीक आवर है, इस वक्त पर अगर आप आम दिन पर देखें तो काफी ज्यादा भीड़ रहती है। चूंकि लंबी वीकेंड के बाद ऑफिसेज खुले हैं, आज मंडे है, इसलिए और भी ज्यादा भीड़ हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे लोगों को काफी सहूलियत हो रही है। तो अगर आप रोड से ट्रैवल करने वालों में से हैं तो जरूर आपको और इवन राहत देगा, लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने वाले हैं, खास तौर से मेट्रो से, तो आप भीड़ से भिड़ने के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल, तो ये बड़ी मिक्स्ड फीलिंग है हेमंत, बिल्कुल ठीक वैसी कि इन्फोसिस ऊपर और टीसीएस नीचे वैसे ही हाल शायद दिल्ली वालों का भी है कि रोड पर ट्रैफिक कम,
लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मुश्किल थोड़ी। बिल्कुल, लेकिन लोग से बात करिए ना तो पता लगता है कि लोग दरअसल खुश हैं। कम से कम जो लोग आज चला पा रहे हैं गाड़ी ना, वो आराम से खुलकर चला पा रहे हैं, और जो लोग कल चलाएंगे वो भी आराम से चला पाएंगे, और इसी की बदौलत देखिए प्रदूषण भी कम होगा। चलिए बाजार पर नजर रखिए, एक अच्छी रिकवरी भी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है। तो नीचे लाल निशान में गया जरूर निफ्टी, लेकिन अब आप देखिए सेंसेक्स भी करीब 80 अंक ऊपर, निफ्टी में 15 अंक की बढ़त, मिड कैप इंडेक्स 1/4% मजबूत। बैंकिंग शेयर अगर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे होते तो बाजार में आज जोरदार तेजी हो जाती, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया अभी अभी बैंकिंग शेयरों पर प्रेशर लगातार बरकरार है। HRBV क्लाइंट सॉल्यूशंस के चीफ एग्जीक्यूटिव TS हरियर हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि वो मार्केट को किस तरह से अप्रोच करेंगे। हरियर साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। अर्निंग सीजन की शुरुआत तो काफी दमदार नोट पर हुई है। देखिए इन्फोसिस ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, कैसे देखा आपने इन्फी के नंबर्स को, और बाजार पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? नहीं, पहली बात तो आई थिंक इन्फोसिस के नंबर्स बहुत ही अट्रैक्टिव रहे, एंड इसके 2-3 मूल कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इन्होंने जो एबिट मार्जिन 25.5% पे मेंटेन किया है, आई थिंक दिस इज वेरी एनकरेजिंग, क्योंकि उनका टॉप लाइन का भी ग्रोथ ज्यादा हुआ नहीं है और बॉटम लाइन में भी ग्रोथ ज्यादा हुआ नहीं है। तो इसके बावजूद उन्होंने कॉस्ट कट करके 25.5% का एबिट मार्जिन मेंटेन किया, जो मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव है। दूसरी बात, उनकी गाइडेंस देखेंगे तो अराउंड 11.5 to 13.5% का इन्होंने गाइडेंस दिया, जो मेरे ख्याल से अगेन इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स बहुत ही अच्छा है। तो आई थिंक बोथ देयर गाइडेंस एंड देयर मार्जिन्स बहुत ही अट्रैक्टिव है। शायद सबसे आउट से एंकरेजिंग बात यह है कि इनके जो यूटिलाइजेशन रेट है, यानी कि जो द रिवर्स ऑफ देयर नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेंच, दिस हैज गॉन अप टू ओवर 80%, और वो लोग देख रहे हैं कि अभी शायद 85-86% तक लेके जाएंगे। इफ दे आर एबल टू डू दैट, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली कॉस्ट पे और कमी होगी, फिक्स्ड कॉस्ट और ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे, और मार्जिन्स पे और एक इंप्रूवमेंट होगा। तो मेरे ख्याल से ब्रॉडली फॉर इन्फोसिस मेरे ख्याल से अगला 2-3 साल काफी एनकरेजिंग लग रहा है, एंड आई थिंक द इम्पैक्ट ऑफ इन्फोसिस शुड बी पॉजिटिव इन द मार्केट्स ओवरऑल। अच्छा सर, एक और चीज, जो क्रूड के दाम इतनी तेजी से फिर से घटे हैं और उसका फायदा एविएशन स्टॉक्स उठा रहे हैं, ETF के दाम भी घटे हैं। देखिए जेट हेमंत 3.5% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट में 5% की बढ़त है, यानी कि इन्फोसिस के बाद अगर सबसे ज्यादा पोजीशन आज कहीं बन रही तो वो जेट एयरवेज में बन रही है। एविएशन स्टॉक्स, जेट एयरवेज पर क्या राय रखते हैं आप, बताएं हरियर साहब। हम ब्रॉडली एविएशन पे पॉजिटिव है, लेकिन हमारा मानना ये भी है कि पिछले 6-7 महीने में ये स्टॉक्स काफी हद तक अप्रिशिएट हुए हैं। आप जेट लीजिए, इंडिगो लीजिए, या स्पाइस जेट भी लीजिए, ये सारे स्टॉक्स पिछले 6 महीने में काफी अप्रिशिएट हुए हैं। तो उनका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो काफी हद तक कम हो गया। तो यदि आपको आई थिंक इन्वेस्ट करना है तो एक करेक्शन के लिए वेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जेट एयरवेज फिर से आपको 550 के आसपास मिले तो मेरे ख्याल से जेट एयरवेज खरीद सकते हैं। सिमिलरली इंटरग्लोब ऑल्सो आपको लोअर लेवल्स पे यहाँ से एक 15% नीचे मिलता है, तो आई थिंक एट दैट लेवल यू कैन बाय। बट जो करंट लेवल है मार्केट में, वहां पे मेरे ख्याल से मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी कम है। आपने कौन कौन से शेयर लिए आज हेमंत टीम में? ये सब कुछ 2 लिए थे, एक तो जेट और दूसरा स्पाइस जेट। लग रहा था कि आज जिस तरह से ओपेक की बैठक बेनतीजा रही है उससे फायदा होगा, और 3% दोनों ऊपर। आपके स्टॉक आज बड़े भाग रहे हैं, लगता है रिजल्ट तोड़फोड़ आने वाला है, एकदम जबरदस्त। इन्फोसिस के नंबर्स के बाद डीसीबी आपकी टीम में शामिल कर रहे हैं। डीसीबी नीरज की टीम में शामिल, नीरज के भी मतलब काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिख रही है इन शेयरों में जो उन्होंने चुने हैं। तो डीसीबी में भी 7% के आसपास की बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। चलिए, तो ये स्टॉक्स बड़े एक्शन में, लेकिन जहां पर दबाव है हरियर साहब, उन शेयरों की बात की जाए और उनमें से एक सेक्टर जो दिख रहा है वो बैंक्स का, और खासतौर से सरकारी बैंक्स। पंजाब के ये जो अब नया खतरा, नई तलवार लटक रही इन बैंकों के सर पर, एनपीए की, जिस तरह से आरबीआई गवर्नर साहब बड़े स्ट्रिक्ट हैं। आज चलिए बैठक होगी तो काफी कुछ शायद अंदाजा लगे कि बैंक्स और गवर्नर साहब क्या सोच रहे हैं इस पूरे मसले के बारे में। ये बताइए क्या किया जाना चाहिए? सरकारी बैंक्स के शेयर अगर किसी के पास है तो क्या बेचकर निकल जाए? इतनी बढ़िया तेजी हो चुकी है निचले स्तरों से, या फिर घबराने की जरूरत नहीं? नहीं, मैं तो मानता हूं कि पीएसयू बैंक से एग्जिट कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि आई थिंक जो पंजाब में हुआ है वो शायद और भी स्टेट्स में हो सकता है। क्योंकि जनरली जो भी स्टेट्स में एग्रीकल्चरल लोन लिए जाते हैं वहां पे एक स्टेट गारंटी रहता है, पर ये स्टेट गारंटी ज्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि फंड्स रिलीज करने के लिए काफी टाइम लगता है, बिकॉज मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस आर नॉट इन वेरी गुड शेप। तो एटलीस्ट ये जो आरबीआई हर क्वार्टर में AQR कर रहा है, जो एसेट क्वालिटी रिव्यू कहते हैं,
इसका मूल कारण ये है कि जितने भी डाउटफुल एसेट्स हो उसके लिए प्रोविजन कर दिया जाए। तो हमने पिछले क्वार्टर में देखा कि AQR के बदौलत काफी हद तक बैंक ने राइट ऑफ किया, और जिस तरह से पंजाब का केस निकल के आया है, मैं मानता हूं कि और भी स्टेट्स ऐसे होंगे जहां पे ये केस निकल के आ सकते हैं, और आई थिंक इसके बदौलत मोस्ट ऑफ द PSU बैंक्स शायद से AQR में और काफी हद तक राइट ऑफ करेंगे। तो ये जो क्वार्टर है और शायद से अगला क्वार्टर भी बैंक्स के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। तो यदि आप PSU बैंक्स में इन्वेस्टेड है तो मैं मानता हूं कि आपको एक बार निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो गोदामों में होना चाहिए था अनाज, और अनाज था नहीं, और बैंकों ने कर्ज दे रखा था। तो डर यही है कि बाकी के राज्यों में भी कहीं ऐसा तो नहीं हो। PSU बैंक्स से दूर ही रहना चाहिए इस समय, हमारे एक्सपर्ट्स ही राय दे रहे हैं, और देखना होगा बैंक्स किस तरह की प्रोविजनिंग कर सकते हैं। इस बार चर्चा यही चल रही है, 12,000 करोड़ से 24,000 करोड़ के बीच में वो प्रोविजनिंग का आंकड़ा निकल कर आ सकता है, और इसीलिए आप देखिए आज बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त प्रेशर देखने को मिल रहा है। बाजार जहां 77 अंक ऊपर है सेंसेक्स, वहीं आप देखिए बैंक निफ्टी करीब करीब 160 अंक की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, तो 1% नीचे है बैंक निफ्टी। इसके अलावा कमजोर है TCS भी। ये बताइए कैसे रीड कर रहे हैं आप TCS के इस डेवलपमेंट को, हरियर साहब? जो US के कोर्ट ने कहा है कि इनको करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि कंपनी कह रही है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन इन सब खबरों के बीच में नतीजे भी आने वाले हैं TCS के आज देर शाम। कैसे अप्रोच करेंगे इसे? देखिए, अभी ब्रॉडली मार्केट में जो ट्रेंड शिफ्ट हुआ है वो ट्रेंड ये है कि बिटवीन द टू लार्ज IT स्टॉक्स जनरली प्रेफरेंस थोड़ा इन्फोसिस के लिए ज्यादा है और TCS के लिए कम है। इसके दो मूल कारण हैं। पहली बात तो यह कि जब से सिक्का साहब आए हैं तो डेफिनेटली इन्फोसिस के ग्रोथ और गाइडेंस में एक इंप्रूवमेंट हुआ है, तो आई थिंक दैट इज बीन पॉजिटिव फॉर स्टॉक। ऑन द कॉन्ट्री, जहां तक TCS का सवाल है, जैसे कहते हैं ना लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, जब आप एक साइज पहुंचते हैं, एक मार्केट कैप लेवल पहुंचते हैं, वहां से आपको ग्रो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि TCS का मार्केट कैप लगभग 5 लाख करोड़ है। तो आई थिंक ये लेवल से रैपिडली ग्रो करना बहुत मुश्किल है, तो डेफिनेटली ये लेवल पे प्रेशर बना रहेगा। इसके अलावा पिछले 2-3 क्वार्टर्स में हमने देखा है कि जो गाइडेंस, TCS तो गाइडेंस नहीं देता है पर रिव्यू करता है, तो रिव्यू में यह बाहर निकला है कि इनके ग्रोथ पे डेफिनेटली प्रेशर आ रहा है। और इसके ऊपर जो अभी US में जो एपिक सिस्टम्स का केस आया है, आई थिंक प्रोबेबली जो जुर्माना 940 मिलियन का डाला है, ये जुर्माना शायद कम किया जाएगा, पर मेरे ख्याल से ये जो TCS के नाम के आगे एक धप्पा लग गया है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी मोर नेगेटिव देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि TCS का सर्टेन स्टैंडर्ड्स है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, और उनके एक एम्प्लॉय ने किसी और क्लाइंट का कोड वहां से एक्सेस किया है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द इमेज ऑफ TCS। तो डेफिनेटली एक इमेज पे इससे डेंट पड़ सकता है पूरी IT इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि TCS जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी के साथ ये चिंता बनी है। लेकिन NASSCOM TCS के साथ खड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि हम TCS के साथ हैं, और TCS कह रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप देखिए अनिल, सबसे ज्यादा पंजाब नेशनल बैंक की गिरा है। पंजाब क्योंकि इसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, आप देखिए। तो पंजाब एंड सिंध बैंक भी साथ देख लें। हाँ, चलिए देख लेते हैं एक बार। पंजाब एंड सिंध बैंक कैश मार्केट का स्टॉक है, वो किस तरह से आज प्रदर्शन दिखा रहा है। हालांकि वॉल्यूम्स अनिल थोड़े से कम होते हैं उसमें, लेकिन पंजाब एंड सिंध बैंक की बात अनिल कह रहे हैं, और आप देखिए 0.5% गिरा है। दरअसल अगर वॉल्यूम्स होते हैं जी, अब इसमें तो ये भी शायद ज्यादा गिरा होता है, क्योंकि ज्यादा है नहीं लोगों के पास ये शेयर। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां 3 से 3.5% की गिरावट आज के सत्र में देखने को मिल रही है। टेलीकॉम कंपनियों में जमदार तेजी देखने को मिल रही है। ये बताइए हरियर साहब, किस तरह से अप्रोच करेंगे अब आप टेलीकॉम कंपनियों को? आई थिंक टेलीकॉम में ब्रॉडली क्या हो रहा है कि जो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हमारे यहाँ, देयर इज भारती। आई थिंक भारती इज प्रॉब्ली वन कंपनी विच इज राइजिंग अप टू द चैलेंज ऑफ रिलायंस जियो 4G, और इन्होंने जो 3,500 करोड़ देके एयरसेल का बैंडविड्थ खरीदा है, इससे आई थिंक ऑन द 4G स्पेस भारती बिकम्स एट पार विद रिलायंस जियो। तो इससे काफी हद तक पॉजिटिव रीरेटिंग हो रहा है। इसके अलावा जो वोडाफोन की $2 बिलियन की IPO एक्सपेक्ट की जा रही है, उस पर काम शुरू हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को RFP वगैरह दे दिया, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर टेलीकॉम स्टॉक्स। ये दोनों बातों को रख के मेरे ख्याल से डेफिनेटली एक पॉजिटिव रीरेटिंग हो रहा है टेलीकॉम पे, एंड ऑल्सो बिकॉज ये स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं। आप भारती लीजिए, आइडिया लीजिए, ये सारे स्टॉक्स अपने पीक लेवल से लगभग 50-60% करेक्ट हो चुके हैं, तो डेफिनेटली ये लेवल्स पे आई थिंक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वैल्यू दिख रहा है। ओके, तो ये रहा। इस बीच बाजार मजबूत होते हुए दिख रहा है। अब 70 अंक ऊपर हो चुका है सेंसेक्स, निफ्टी 11 अंक ऊपर है,
मिड कैप इंडेक्स में देखिए 1/4% के आसपास की मजबूती, और वो भी तब जाए जबकि बैंक निफ्टी लगभग 200 अंक नीचे नजर आ रहा है। अच्छा, कुछ मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्शन होता हुआ दिख रहा है, वो मैं आपके सामने रखूं। एक स्टॉक को मैंने देखा, असाई सोंगवॉन। ये स्टॉक मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी बड़ा एक्शन में रहा था, असाई सोंगवॉन, और बीएससी पर एक बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा। यहाँ पर 3.25% हिस्सेदारी कंपनी की बदली है, लगभग 4 लाख शेयर बदलते हुए नजर आए 161 रुपए पर। मुझे याद है प्राइस एक्शन पिछले हफ्ते भी मैंने इस स्टॉक में नोटिस किया था और कुछ बड़े सौदे नोटिस किए थे, तो आज फिर से यहाँ पर एक्शन होता है। जी हाँ, देखिए 60% चढ़ चुका है ये स्टॉक, बड़ा एक्शन दिख रहा है इस स्टॉक में। असाई सोंगवॉन, ये केमिकल कंपनी जहां तक मेरा ख्याल है। दूसरा है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, यहां पर भी बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। मैं देख रहा था बुधवार के सेशन में कुछ बड़े सौदे होते दिखे थे, और इसमें यहां पर प्रोमोटर्स की तरफ से गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट की तरफ से यहां से कुछ खरीदारी के संकेत आए थे, जो मैं लिस्ट में पढ़ रहा था। तो एक एक्शन यहां पर भी, इनफैक्ट 2 एक्शन होते हुए दिखे हैं। 2.5 लाख शेयरों के आसपास का, 2,45,000 शेयरों के आसपास का 2 ट्रेड यहां पर गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट के स्टॉक पर मैं देख रहा हूं। बीएससी पर एक ट्रेड है और एनएससी पर एक ट्रेड है। हालांकि ये ट्रेड 541 रुपए की प्राइस पर हुआ है, तो एक्शन ऊपर की तरफ नजर आ रहा है अब स्टॉक में। तो ये 2 स्टॉक मेरी लिस्ट में जहां पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। तो गल्फ ऑयल में भी बुधवार को भी बड़े सौदे होते दिखे थे, और आज फिर से बड़े सौदे होते दिख रहे हैं। तो ये 2 शेयर हैं जिनके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से ओपेक की बैठक में कोई भी प्रोडक्शन फ्रीज की बात, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं हो पाई हैं। ईरान ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा ही नहीं दरअसल उस बैठक में, और अगली बैठक अब जून में है। पहले कोई बैठक का भी कोई शेड्यूल अब सामने नहीं निकल कर आया है। कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम डेवलपमेंट्स को, ये बताइए। और कौन से स्टॉक्स हैं जिनको फायदा होगा, जहां पर आपको लगता है और तेजी करनी चाहिए? एविएशन शेयरों में तो हमने देखा है खरीदारी शुरू हो चुकी है। नहीं, मेरे ख्याल से ये जो ओपेक का एक डेड एंड हो गया है, मेरे ख्याल से वो तो होना ही था, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे कहते हैं दे आर ऑपोजिट एंड्स ऑफ द पोल, तो उन दोनों को साथ में बैठ के किसी प्रोडक्शन फ्रीज पे एग्री करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि ईरान पिछले 4 सालों से सैंक्शंस में रहा है, और अभी आई थिंक फिलहाल वो सैंक्शन से बाहर आया है, तो अभी शायद ईरान के लिए मौका है कि वो मार्केट को ऑयल से फ्लड कर सके। तो ऐसे माहौल में आई डोंट थिंक ईरान would be willing to any production cuts. जहां तक ओपेक मीटिंग का सवाल था, आई थिंक जो मुद्दा है, जो कोर मुद्दा है, वो प्रोडक्शन कट्स का नहीं था, पर प्रोडक्शन फ्रीज का था। और आज क्योंकि वैसे भी हमने देखा है कि एवरी डे देयर इज अ सरप्लस ऑफ अबाउट 2-3 मिलियन बैरल्स, मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्शन फ्रीज से कुछ खास फर्क पड़ेगा, तो प्रोडक्शन कट की जरूरत है। आई थिंक एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग भूल रहे हैं, जो यूएस में सन एडिसन बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा है, तो इसमें जो अल्टरनेट फ्यूल्स का भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अल्टरनेट फ्यूल्स का फ्यूचर सही में इतना ब्राइट है, या फॉसिल फ्यूल्स और थोड़ा चलेंगे। तो इससे डेफिनेटली जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है, इनको एक ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है, तो दैट इज वाई आई थिंक दे आर प्रॉब्ली गोइंग स्लो ऑन प्रोडक्शन कट्स। उनका मानना है कि डिमांड फिर से बढ़ जाएगा। तो आई थिंक इन सबको रखते हुए शायद विद इन स्पेसिफिक स्टॉक्स ब्रॉडली जो ऑयल कंज्यूमर्स है, आई थिंक ओवरऑल इंडिया के लिए अच्छा होना चाहिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा होना चाहिए, और ऑयल कंज्यूमिंग स्टॉक्स के लिए अच्छा रहेगा। ये बहुत डीप और डिटेल रिसर्च किए हरियर साहब आपने, और ये पॉइंट जो आपने दिया वो वाकई में बेहद वैलिड है। सन एडिसन जैसी ऑल्टरनेट एनर्जी वाली कंपनी का बैंकरप्ट होना, साथ ही ईरान की तरफ से जो सप्लाई इतने सालों बाद उन्हें मौका मिला है, दशकों बाद की अपना ऑयल बेचे, तो बेचे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर आज ये पूरी रिसर्च और रिकमेंडेशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाजार 50 अंक ऊपर है, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 10 अंकों की मजबूती, बड़ा उतार चढ़ाव है। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब हमारे साथ हैं स्टूडियो में, हालांकि वक्त थोड़ा सा ही बचा है, लेकिन फिर भी बग्गा साहब, रिजल्ट सीजन का आगाज तो बहुत बेहतर हुआ है। बिल्कुल, बहुत अच्छे नंबर्स रहे, इन्फोसिस डीसीबी दोनों के ही अच्छे नंबर्स आए, तो सेट किया है उसने एक तरह से मार्केट को। और ओवरऑल देखें मार्केट्स आज मंदी में है, बट जो थर्सडे की जो अपवर्ड मूव थी वो आज डिस्काउंट करी जा रही है अनिल जी। तो फ्राइडे जरूर मार्केट नीचे था, और आज सुबह, और जिस तरह से यूएस फ्यूचर इंडिकेट कर रहे हैं, आज भी आधा पॉइंट तक यूएस मार्केट भी नीचे दिखा रहा है। तो वो करते करते अब देखते हैं, बहुत इसमें एक मुद्दा रहेगा कि एफआई फ्लोज कैसे आते हैं, क्योंकि वेडनेसडे को 600 करोड़ का जो खरीदारी रहा उसने मार्केट को
बहुत अच्छा एक लेवल दिया। तो ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव लग रहा है, बट फ्लोज पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल। तो एफआई फ्लोज आगे कैसे रहते हैं, इस पर काफी कुछ दारोमदार रहने वाला है। लेकिन बग्गा साहब, आप कैसे रीड कर रहे हैं ये पंजाब वाला मामला? जिस तरह से अनाज था नहीं गोदामों में, बैंकों ने कर्ज दे रखा था, अब आरबीआई गवर्नर साहब कह रहे हैं कि प्रोविजनिंग करिए, और आज देखिए बैंकिंग स्टॉक्स दबाव में है, खासतौर पर पीएसयू बैंक्स पर ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हैं? ये ओपन सीक्रेट है। देखिए, जो भारत का कहते हैं ना 30-40% हमारा अनाज खराब होता है, आप गोदामों में लेके जाइए सरकार की, किसान बेचारा जब लेके जाता है वो तोलते हैं 200 किलो और उसको देते हैं 180 की रसीद, और वो 20 किलो जाता है घर सीधा। तो ये तो एनएससीएल में भी हमने यही चीज होते देखा, और ये बहुत सदियों पहले 1960s में यूएस में हुआ था अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ कि भाई गोदामों में निकला ही नहीं माल। ये तो ओपन सीक्रेट है कि, और जो सरकारी कंपनियां सारी पूरा वैल्यू चेन इस तरह से हेमंत पैसा खाता है। बिल्कुल। तो ये कोई नई बात नहीं है, बैंक्स को ही पता था। तो तक उद्योगपतियों को कर्जा दिया था वो वापस नहीं हो रहा था, अब सरकारों को कर्जा दिया है वो वापस शायद नहीं मिलेगा। ये बताइए पीएसयू बैंक्स के साथ फिर क्या किया जाए? नहीं, उनको अब जाना पड़ेगा, आरबीआई को बात करनी पड़ेगी, सरकार से पैसे तो लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि है तो टैक्स पेयर्स का ही मनी है, इस हाथ से लें या उस हाथ से लें। बट मैं थोड़ा सरप्राइज हूं कि बैंक्स ने इस तरह की लेंडिंग की, बिकॉज बहुत मुश्किल है उसको जान पहना। अब गेहूं पड़ा है, आप क्या क्वालिटी का गेहूं है, कितना पुराना है, उसको कितने पे आप निकाल सकते हैं और किस लेवल पे आप दे रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है ये काम करना ओवरऑल। या एक एजेंसी हो जो वेरिफिकेशन करे। पूरा एनएससीएल स्कैम इसी तौर पे ही चला। बिल्कुल। सर, ये जो कच्चा तेल फिर से खराब होता दिखा, अब इस मीटिंग के बाद तो ये तय हो गया कि अब इसकी बढ़त की तो कोई गुंजाइश बची नहीं, मुश्किल है ना? तो अब फिर क्या कुछ शेयर खरीदे जाए इनके दम पर? कच्चा तेल नीचे जाएगा, 35 तक जाएगा लगता है। तो को फायदा होगा क्या? ऑयल मार्केटिंग कंपनी को फायदा हो गया क्या? हाँ, थोड़ा बहुत होगा। सो ऑयल मार्केटिंग तो प्लस है, ऑयल प्रोड्यूसर्स के लिए नेगेटिव है, एंड ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो आपको जो भी जिनका इनपुट आता है, पेंट कंपनियां हो गई, सीमेंट हो गया, इन सब के लिए बेटर रहेगा। बट ओवरऑल क्या अनिल जी, कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग हो गया रिस्क सेंटिमेंट और ऑयल की प्राइस का, जैसे जापानीज येन के साथ बहुत स्ट्रांग कोरिलेशन हो गया। तो ये तेल की कीमत गिरती है तो स्टॉक मार्केट सारे गिरते हैं, एफआई फ्लो हमारे रिवर्स हो जाते हैं। तो वो जो आपको एक तरफ से बेनिफिट मिलेगा वो फ्लो के तौर पे ना निकल जाए, ये देखना पड़ेगा। तो एफआई फ्लो के ऊपर बिल्कुल जरूर आज दबाव अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है ना, जहां देखिए दो खराब खबरें हैं, कच्चा तेल का गिरना, टीसीएस के साथ जो हादसा हुआ है यूएस में, लेकिन अच्छी खबरें भी बहुत सारी हैं बाजार के लिए। मेट के खासतौर पर जिस तरह से बयान आए, सामान्य मानसून होने के, और आज फिर देखिए एमएनएम जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 7-8% की रैली दिखा चुका है ये शेयर बुधवार के सेशन में, और आज देखिए फिर से मजबूती दिखाता हुआ। ये बताइए इस दम पर कौन सा स्टॉक आपको सबसे ज्यादा पसंद है? एमएनएम ने जो कॉन्फ्रेंस कॉल भी करी उसमें भी उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर्स की सेल्स को लेकर वो काफी उत्साहित है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। जी, रिप्लेसमेंट साइकिल फिर बदल रही है हेमंत। तो देखिए जैसे सीवी का 4 साल का साइकिल था, अब 6 साल का हो गया, बट इस साल सीवी बहुत तेजी से कमर्शियल व्हीकल बढ़ रहे हैं। वैसे ही ट्रैक्टर्स भी बहुत सालों से नहीं बिके, तो ये साइकिल वापस आ रही है। तो आप सीमेंट, ऑटो, पेंट्स, ये सब कंपनियां आप देख सकते हैं मानसून के तौर पर। शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और बाजार स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं 7,850 के ऊपर, बस बैंकों से थोड़ा सहारा मिल जाए तो अच्छी बात हो। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद प्रियंका हमारे साथ जुड़ेंगी, बल्कि प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वो बताएंगे कि क्या खास है ब्रेक के बाद। प्रियंका बताइए। गुड मॉर्निंग हेमंत। जैसा कि आप लोग चर्चा कर रहे थे कि क्रूड की कीमतों पर रहेगी नजर, हम भी देखते हैं किन लेवल्स पर भारत में शुरुआत होती है और इसमें आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो इस ब्रेक के बाद आइए मेरे साथ, कमोडिटी बाजार की ओपनिंग है।